चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरडीएस के ऊपर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडब्ल्यूएस का। और जो टॉपिक है उसका नाम है आरडीएस। मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना सबको? Yes. ठीक है। हाय सनी। Hi, Ishu. Hi, Ravi. Hi, Nuthan. Hi, Sunny. Hi. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ठीक है। ये ना एक मैनेज्ड सर्विस है एडब्ल्यूएस की। ठीक है। देखो, क्लाउड में तीन तरह की सर्विसेज होती हैं। ठीक है। पहली होती है आईएएस, दूसरी होती है पैस और तीसरी होती है सैस। ठीक है। आईएएस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब ये कब यूज़ करते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो, एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी कंपनी में। ये मैं आपको आज पूरा इंडस्ट्रियल बेस सेशन दे रहा हूँ। ठीक है, समझना इसको। तो एक कंपनी होती है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी, और इस कंपनी का कोई क्लाइंट होगा। ठीक है, वो भी एबीसी मान लो। ठीक है। और आप इस कंपनी का एम्प्लॉय हो, और इस कंपनी में आपकी जो प्रोफाइल है वो है क्लाउड इंजीनियर की, एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर की फॉर एग्जांपल, या फिर सिर्फ क्लाउड इंजीनियर लिख देता हूँ मैं। अब क्या होता है कि ये जो कंपनी है इस क्लाइंट के लिए हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बना रही हो, कोई एप्लीकेशन बना रही हो, या कोई वेबसाइट बना रही हो। ठीक है। या फिर हो सकता है कि इसका सेटअप, एबीसी वालों का सेटअप पहले से कहीं ऑन प्रेम वगैरह में लगा था, वहाँ से माइग्रेट कर रही हो क्लाउड पे। ठीक है। तो आप क्लाउड इंजीनियर। अब ये कंपनी बोलती है आप लोगों से कि देखो, हमने अपने क्लाइंट के लिए डेवलपमेंट वगैरह कर दिया है, कोडिंग वगैरह हमने करके रखा हुआ है, सब कुछ रेडी है। अब हमें उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए क्लाउड पे। ठीक है। तो सिर्फ अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने के लिए, रिसोर्सेज प्रोविजन करने के लिए अगर आप क्लाउड का यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हो क्लाउड का। मतलब आप जा रहे हो क्लाउड के अंदर, आप क्या कर रहे हो? पूरे इंफ्रास क्रिएट कर रहे हो। इंफ्रा में जो चीज़ें होती है ना, नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है, वीएम क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, लोड बैलेंसर क्रिएट करना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स इंप्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, मतलब क्या है कि आप एक इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो। ये इंफ्रा हम पहली बार क्लाउड पे तो नहीं कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आने वाले टाइम पे भी करेंगे। बस फ़र्क क्या है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जो इंफ्रा क्रिएट करते थे वो एक बिल्डिंग के अंदर करते थे, है ना। मतलब एक बिल्डिंग हमारे पास है, जहाँ पे हम उसके अंदर गए, वहाँ पे हम डिवाइसेस खरीद के लेके आ रहे हैं मार्केट से, फिर सेटअप कर रहे हैं। उसको बोलते थे ऑन प्रेम में सेटअप करना, इंफ्रा बनाना। वहाँ पे क्या था कि सारी चीज़ें हम मार्केट से लेके आ रहे हैं और फिर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। बट क्लाउड में क्या होता है कि आप क्लाउड में आए, अब आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको वीएम चाहिए उसके लिए सर्विस है, आपको नेटवर्क सेटअप करना उसके लिए सर्विसेज हैं, डेटाबेस के लिए सर्विस है, हर चीज़ की सर्विस है। तो आप जाते हो, उनको यूज़ करते हो, सर्विस कॉन्फ़िगर करते हो, अपना इंफ्रा क्रिएट करते हो, और जो आपने अपना कोड वगैरह बनाया है उस कोड को उठा के उस इंफ्रा में डिप्लॉय करते हो। ठीक है। ये एग्जाम्पल है आईएएस का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। मतलब क्लाउड को आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आईएएस का। समझ में आया इतना आईएएस के बारे में? कोई डाउट? जी. ठीक है। सेकंड होता है पैस। पैस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म सर्विस क्या होता है? देखो, प्लेटफॉर्म एज सर्विस का मतलब होता है कि आपके पास कोड रखा हुआ है। ठीक है, आप आपने अपना आपकी जो टीम है, कंपनी है, उसने डेवलपमेंट टीम से डेवलपमेंट वगैरह करा के कोड वगैरह रखी हुई है। ठीक है। अब वो क्या कह रही है कि हम चाहते हैं कि क्लाइंट ये बोल रहा है कि हमें 2-3 दिन में सब कुछ सेटअप करके दे दो। ठीक है। तो अगर आप क्लाउड में जाओगे, सब कुछ इंफ्रा वगैरह क्रिएट करोगे, ठीक है, जाते हो वहाँ पे पूरा प्रॉपर नेटवर्क सेटअप करते हो, या फिर पूरा इंफ्रा बनाते हो पूरा स्क्रैच से, तो हो सकता है टाइम लगे, 3 दिन में काम ना हो पाए। लेकिन क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मुझे 3 दिन में सब सेटअप, और मतलब इन प्लेस चाहिए, सब कुछ चलती, साइट चलती हुई होनी चाहिए मेरी। ठीक है। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्लाउड वाले क्या करते हैं? पैस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? जैसे इनके पास एक सर्विस है, पैस सर्विस, इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है, इलास्टिक बीन स्टॉक। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? आपने जिस भी लैंग्वेज में कोड किया है, ठीक है, उस कोड को आप क्या करो,
डॉकराइज कर दो, मतलब डॉकर वगैरह फाइल वगैरह लिख के उसको डॉकराइज कर दो। और डॉकराइज करके क्या करो, उससे एक इमेज बनाओ और उस इमेज को लाके इलास्टिक बीनस्टॉक में डिप्लॉय कर दो। ठीक है, अब यहाँ ना तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ा, ना तो आपको कोई मशीन क्रिएट करनी पड़ी, कुछ नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, बस अपना कोड लाओ यहाँ पर डिप्लॉय कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिक क्लाउड वाले मैनेज करके आपको सब कुछ रन करके दे देंगे। तो ये क्या है, आप उनके प्लेटफॉर्म को बस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मतलब कंप्लीट उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, कोड अपना दे रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म पूरा उनका है, आपका कुछ नहीं है। ना तो आप मैनेज करोगे ना कुछ करो, सब कुछ वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो है पैस। और थर्ड होता है सैस, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है, देखो दोस्तों, कि जैसे मेरे पास कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास कोड है पाइथन का फॉर एग्जांपल, अब मुझे उस कोड को रन करना है। तो पाइथन के कोड को रन करने के लिए मुझे एक मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, वहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी वो साइट चल पाएगी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इनके पास सैस सर्विसेज भी अवेलेबल है क्लाउड वाले के पास। जैसे AWS में लैम्डा सर्विस है, आप लैम्डा में जाओ। ठीक है, लैम्डा क्या है, सैस का ही एक एग्जांपल है। लैम्डा में जाओ, वहाँ पे चूज़ करो अपना स्टैक की, भाई वहाँ पे ऑप्शन होता है कई सारा, जैसे पाइथन का तो वहाँ पाइथन का ऑप्शन होगा, चूज़ करो कि मेरा कोड पाइथन में है, अपना कोड वहाँ पे डालो और उसको डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिक जो भी पाइथन के कोड को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो सब कुछ ऑटोमेटिक बैकएंड में इंस्टॉल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपकी साइट चलने लगेगी। वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल हैं। अब मैं आज बात कर रहा हूँ RDS की। तो जो RDS है ना, वो पैस का एग्जांपल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, जैसे मान लो आप एक प्रॉपर इंफ्रा क्रिएट करते हो किसी कंपनी में, किसी क्लाइंट के लिए, तो आप क्या करते हो, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मान लो AWS क्लाउड है, आप यहाँ पे गए, अपना VPC इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जहाँ पे VPC बनाया, सबनेट्स बनाए, राउट टेबल बनाए। ठीक है, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, सब कुछ बना दिया, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब कुछ लगा दिया। ठीक है, VM वगैरह बनाए। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपने एक VM बनाया, ये आपकी मेन VM है। ये VM है जिसमें आपकी वेबसाइट चलेगी या फिर एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, ये आपकी मेन VM है। तो अब जो कस्टमर्स हैं बाहर से बैठ के हिट करते हैं, जैसे मान लो साइट का नाम है netflix.com, तो हिट करते हैं, रिक्वेस्ट इस मशीन पे आती है, यहाँ से रिक्वेस्ट इनको सर्व होती है। ठीक है, अब जब ये कस्टमर पहली बार आपके सर्वर पे आता है रिक्वेस्ट लेने, तो वो हो सकता है कि साइन अप करे, साइन इन करे, लॉग इन करे, तो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ पुट करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर को दे रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ स्टोर करोगे, वो तो डेटा है एक तरह का, कहाँ स्टोर करोगे, सर्वर पे तो करोगे नहीं। तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर डायनामिक डेटा होता है। डायनामिक डेटा मतलब क्या हो गया, पासवर्ड, किसी की हेल्थ इन्फॉर्मेशन, किसी की कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको स्टोर करना है ना, तो आप क्या करते हो, कंपनी वालों यूज़ करते हैं डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटाबेस सर्वर क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस सर्वर को अपनी इस मशीन से इंटीग्रेट करेंगे और बोलेंगे कि भाई इस सर्वर में जो भी इस तरह का डेटा आए, उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हो। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, आपका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस प्रोजेक्ट की, उस क्लाइंट की या उस इन्वायरमेंट की, जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर हो रहा है कस्टमर्स का। ठीक है, तो हमें जब कंपनी में काम करते हैं तो हमें डेटाबेस क्रिएट करके देना पड़ता है। जैसे आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जहाँ पे आपने साइट डिप्लॉय करी, तो आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के आपके पास क्लाउड में 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि आप क्लाउड में जाओ, अपना एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लो। ठीक है, और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद कई सारे मार्केट में डेटाबेस इंजन अवेलेबल हैं, MySQL है, पोस्टग्रेस है, ठीक है, और MariaDB है, MongoDB है, कई सारे हैं। जो भी आपको कंपनी या क्लाइंट बोलता है वो आपको इस EC2 इंस्टेंस के अंदर जाना पड़ेगा और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ही ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, आप ही अंदर जा रहे हो, आप ही कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कोई भी MySQL मान लो फॉर एग्जांपल कर रहे हो, तो आप ही MySQL कॉन्फ़िगर कर रहे हो। उसके बाद जब ये चीज़ पूरी बन गई तो इसकी मेंटेनेंस, मैनेजमेंट सब कुछ आप करोगे और कोई नहीं करेगा। ये इसका पूरा कंट्रोल सर्वर का आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये तामझाम नहीं करना, तो डेटाबेस के लिए आपको एक मैनेज सर्विस मिलती है AWS की, जिसको बोलते हैं RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये क्या है, ये पैस सर्विस है। पैस मतलब आप बस अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म पूरा किसका है, AWS वालों का है। तो ये पैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो आप RDS सर्विस में जाओ, वहाँ पे बताओ कि आपको कौन सा इंजन चाहिए। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मेरे को MySQL चाहिए। उसके बाद बोलता है कि आपको यूज़र नेम क्या देना है, मैंने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड क्या देना है, मैंने पासवर्ड दे दिया, साइज़ क्या देना है, मैंने साइज़ दे दिया और मेरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करते ही आपका डेटाबेस बन के यहाँ पे रेडी हो गया।
ठीक है। अब इस डेटाबेस की जो मेंटेनेंस है ना, मैनेजमेंट, कि हमेशा रनिंग रहना चाहिए, कभी लोड ना आए, लोड वगैरह मैनेज होता रहे, वो सब कोई AWS वाले करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैनेज नहीं करना है डेटाबेस को। हाँ, कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ सकती है, इसका बैकअप लेना, इसका स्नैपशॉट लेके रखना, वो सारी चीज़ आप करोगे, बट आपको उतना मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो कई सारी कंपनीज प्रेफर करती है कि आप RDS सर्विस पे काम करो, खुद का सर्वर बना के उस पर डेटाबेस वगैरह कंफर्म मत करो, बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, आप जाके वहाँ पे उन चीज़ों को लेके डेटाबेस क्रिएट कर दो। ठीक है, तो हम आज वही RDS को जानने वाले हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो RDS को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा RDS सर्विस। तो मैं सर्च करता हूँ RDS, फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अगर मैं क्लिक करूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, रवि और नूतन? Yes. 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 कोई डाउट हो तो पूछना है ना। यहाँ पे सिंपल क्लिक करो कि डेटाबेस पे, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। स्टैंडर्ड क्रिएट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्रिएट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे हर ऑप्शंस दिखेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए। इजी क्रिएट में नहीं दिखते, इजी क्रिएट में कई सारी चीज़ें नहीं दिखती, बस सिंपल नाम पूछेंगे, पासवर्ड पूछेंगे, डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ईच एंड एवरी ऑप्शंस को फिल करना है तो आप स्टैंडर्ड क्रिएट करो। कंपनी में हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड क्रिएट ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका इंजन कौन सा है, तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल अरोरा माईएसक्यूएल चाहिए मुझे। वो कंपनी बताएगी आपको, क्लाइंट बताएगा या आपका मैनेजर बताएगा कि भाई कौन सा इंजन लेना है। मैंने अरोरा माईएसक्यूएल लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो ये पूछ रहा है टेम्पलेट, कि आप किस तरह का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। प्रोडक्शन बेस मतलब कोई आपको लार्ज डेटाबेस चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डेटाबेस चाहिए, नॉर्मल आप टेस्ट के लिए क्रिएट करो तो फिर टेस्ट वाला क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लो टेस्ट के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग के लिए ही क्रिएट कर रहा हूँ, हमारा प्रोडक्शन वगैरह नहीं है। यहाँ पे वर्जन आता है ऑप्शन आपको, तो आप वर्जन डिफाइन कर सकते हो कि भाई कौन सा डेटाबेस का वर्जन है। कंपनी में आपको कई सारे वर्जन मिलेंगे, बट जो कंपैटिबल क्लाइंट के साथ हो, क्लाइंट के कोड के साथ हो, वो आप डेटाबेस टीम या डेवलपमेंट टीम से पूछ सकते हो कि हमें कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है, किस वर्जन का क्रिएट करना है, तो बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लस्टर का नाम देना पड़ता है। ठीक है, क्लस्टर मतलब मैंने क्या बताया था, जब आप खुद भी डेटाबेस क्रिएट करते हो तो कैसे करते हो, पहले आप जाते हो और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, और उसके अंदर फिर आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, तो ये जो ये बाहर जो ये मशीन आपने बनाई ना, ये क्लस्टर है जो इस डेटाबेस को मैनेज कर रही होगी। यहाँ पे दो मशीन साथ मिलके एक सिंगल सर्विस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। याद करो, मैंने फर्स्ट डे बताया था कि कंप्यूटिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से क्लस्टर कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, ये जो डेटाबेस का हम लोग अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये क्लस्टर कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक सिंगल मशीन काम नहीं कर रही, दो मशीन काम कर रही होती है। मेन वाली एक क्लस्टर होती है जो इस अंदर वाली मशीन को मैनेज कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए पूछा है क्लस्टर का नाम क्या देना है, जो मेन मशीन होगी उसका नाम क्या देना है। इस मशीन के अंदर आपका एक इंस्टेंस बनेगा जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने नाम दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब भी आप कंपनी में काम करो तो कभी नॉर्मल यूज़र नेम पासवर्ड मत देना। मैं आपको एक बताता हूँ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मेरी पिछली की पिछली कंपनी में हमने, मतलब मुझे बोला गया कि आप एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। ठीक है, तो उस दिन मैं छुट्टी पे था, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई तू क्रिएट कर दे, तो मेरे कोलीग ने उसने उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब वो न्यू ज्वाइन ही था, उसने क्या किया, यूज़र नेम रखा एडमिन और पासवर्ड रखा admin@1234, और गवर्नमेंट का डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा था। तो रसिया के एक हैकर ने शाम को 5 बजे वो डेटाबेस हैक कर लिया, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड बहुत ईजी था। अब वो हमसे मांग रहा है $1 मिलियन टू रिलीज द डेटाबेस। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, उस बंदे की जॉब भी चली गई थी। तो कभी भी कंपनी में काम करो तो यूज़र नेम कभी भी नॉर्मल नहीं देते, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड admin@1234, आपको यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, ताकि हैकिंग के चांसेस कम रहे। तो फिर हमने कैसे रिकवर किया उस डेटाबेस को, तो हमने क्या किया कि हमारे पास पहले से उस डेटाबेस का बैकअप था। हमें लगाया था कि डेटा डेली हमारा बैकअप स्टोर होता रहे। तो हमारे पास बैकअप था, तो हमने जो डेटाबेस हैक हुआ था उसे डिलीट किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया, और डाउन टाइम लेते हुए 3 घंटे डाउन टाइम लेते हुए हमने डेटा वगैरह ट्रांसफ़र किया था। तो बहुत टाइम लग गया था, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। तो कभी भी कंपनी में काम करो तो यूज़र नेम यूनिक देना। बट हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं एडमिन देता हूँ। लेकिन पासवर्ड, अब देखो यहाँ पे दो तरह के पासवर्ड आ रहे हैं, मैनेज इन AWS या फिर सेल्फ मैनेज। मैं बोला खुद का पासवर्ड दूंगा, मैं सेल्फ मैनेज। अब तो यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड देखो मैं, क्योंकि मैं भले
टेस्ट के लिए कर रहा हूँ, बट ये मेरा अकाउंट किसी आपका है जैसे रवि, तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई आपका अकाउंट भी डेटाबेस को हैक कर ले और अकाउंट वगैरह कुछ गलत काम करने लगे। तो हम चाहेंगे कि भाई डेटाबेस में यूनिक पासवर्ड रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पासवर्ड जनरेटर पे और एक पासवर्ड जनरेट करूँगा यूनिक सा, स्ट्रॉन्ग सा। यहाँ पे आप ये पासवर्ड आया, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। देखो कॉपीड हो गया है। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको क्या स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन क्लस्टर में क्या चाहिए, आईओ ऑप्टिमाइज चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। अब आईओ ऑप्टिमाइज को ये आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग फॉर ऑल एप्लीकेशंस, इंप्रूव प्राइस परफॉर्मेंस फॉर आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब आपको प्राइसिंग वगैरह थोड़ा बेटर मिलती है ऑप्टिमाइज्ड में, ठीक है। स्टैंडर्ड में आप अगर आपका डेटाबेस बहुत, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मान लो प्रोडक्शन लिया हुआ है, तो मैं हमेशा ये स्टैंडर्ड डेटाबेस क्रिएट करूँगा, ठीक है, जहाँ पे मुझे प्राइस का मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए डेटाबेस की मेरे, ताकि मेरे क्लाइंट को कभी या कस्टमर को कभी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बट अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम ऑप्टिमाइज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साइज़ क्या देना है डेटाबेस का, तो यहाँ पे देखो साइज़ मिल रहा है आपको 8 CPU 64 GB रैम, जो कि बहुत बड़ी साइज़ है। हम छोटी साइज़ की मशीन क्रिएट करेंगे, तो छोटी साइज़ की मशीन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं मिलती, आपको यहाँ पे बस टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, बस टेबल क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो छोटी साइज़ की मशीन मिल जाएगी, 2 CPU 8 GB रैम 4 GB रैम, मैं ये 4 GB रैम वाली ले लेता हूँ। अब अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, आप अपने डेटाबेस की अवेलेबिलिटी कितने स्ट्रॉन्ग चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई हमारा डेटाबेस हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे। कभी कोई अगर मान लो जैसे हमने AP साउथ 1 मुंबई लोकेशन पे अपना इंफ्रा बनाया, तो कल कल को मान लो अगर मुंबई पे कोई दिक्कत आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो मेरा डेटाबेस डूबना नहीं चाहिए, उसको मल्टीपल रीजन में रखें, तो आप वो सब यहाँ पे कर सकते हो, मल्टी ईजी वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तब वो ऑप्शन नीचे आएंगे, आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्राइस लगता है, चार्ज लगता है, अगर मैं करूँगा तो फालतू पेमेंट वगैरह करनी पड़े, तो बेटर है कि ना करें, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि क्या कोई इसी टू इंस्टेंस है जिससे कनेक्ट करा जाए तो डेटाबेस को, ताकि उसका जो डेटा वगैरह है वो आपके सर्वर पे स्टोर हो सके। तो हाँ, मुझे अगर कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंस्टेंस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कनेक्ट करूँगा। अभी मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, बट आप लोग कर लेना इंडस्ट्री में जब काम करो तो। उसका जगह अपना खुद का VPC आप दे सकते हो यहाँ पे, मैं तो अभी डिफ़ॉल्ट VPC ले रहा हूँ, बट खुद का VPC आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और सबनेट ग्रुप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपना खुद का दे सकते हो। VPC सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपके कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाया आपने डेटाबेस के लिए तब दे सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। बाकी ये सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सिंपल यही पूछ रहा है कि आपको लॉग्स वगैरह चाहिए क्या, कौन से लॉग्स चाहिए, ऑडिट लॉग चाहिए, एरर लॉग चाहिए, जनरल लॉग चाहिए, क्वेरी लॉग चाहिए, डेटाबेस का क्या क्या लॉग चाहिए, तो आप टिक कर सकते हो, तो आपको लॉग भी मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी लॉग वगैरह नहीं इनेबल कर रहा हूँ, मैं सिंपल जाके यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो अब जाके मेरा क्या होगा, मेरा डेटाबेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक क्लस्टर बनेगा, मतलब एक मेरी पहले इंस्टेंस के पहले एक VM बनी। ये क्या बोल रहा है, योर रिक्वेस्ट टू क्रिएट डेटाबेस डिडंट वर्क, अरे यार कहाँ पे दिक्कत हो। चलो वो पहले यार इसलिए आया था क्योंकि मैंने वो लिया था ना ऑप्टिमाइज वाला, तो वो बोल रहा है कि उसमें कुछ IAM रोल वगैरह देना पड़ता है, तो मैं वो नहीं लिया, मैंने स्टैंडर्ड लेके क्रिएट कर दिया। तो ये मेरा डेटाबेस देखो बन रहा है। यहाँ पे क्रिएटिंग स्टेट पे है, पहले क्लस्टर बनेगा, उसके अंदर ये इंस्टेंस है जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब आपका क्या 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 काम है एज अ क्लाउड इंजीनियर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको काम था डेटाबेस बनाना, आपने बना दिया। अब जो आपका क्लस्टर का नाम है, ठीक है, जैसे ये मेरा एंड पॉइंट नेम देखो ये है, तो ये एंड पॉइंट नेम मैं कॉपी करूँगा, ये भेजूँगा मेल पे मेरे डेटाबेस टीम को या डेवलपमेंट टीम को जो डेटाबेस पे काम करेंगे। डेटाबेस की एक सेपरेट टीम होती है जो मतलब टेबल वगैरह क्रिएट करती है, उसमें डेटा वगैरह स्टोर करती है, वो अलग टीम होती है, वो आपका काम नहीं है। तो जो डेटाबेस का एंड पॉइंट नेम होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, जो इसका पोर्ट नंबर होगा, आई थिंक 3306 इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ माई सिक्वल, तो अगर आपने माई सिक्वल क्रिएट किया है
तो पोर्ट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड और ये आपको ये मतलब जो एंड पॉइंट नेम है ये आपको मेल करना पड़ता है डेवलपमेंट टीम को। फिर वो डेवलपमेंट टीम या डेटाबेस टीम को, तो फिर वो अपना आगे काम करते हैं। ठीक है, आपका काम बस इतना ही है। लेकिन हाँ, आपको बैकअप लेना आपका काम होता है, तो आप अंदर जाओ, क्लस्टर का बैकअप लेके रखो। कैसे लोगे बैकअप? जब अंदर जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का। वहाँ पे आपसे टाइम पूछेगा कि भाई कब बैकअप लेना डेली, तो लगा दो टाइम वहाँ पे कि डेली 7 बजे रात को बैकअप ले लेना, तो बैकअप लेगा। अभी एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी क्रिएटिंग स्टेट पे है। उसके बाद आप लोग स्नैपशॉट भी ले सकते हो। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लो मेरा डेटाबेस मैंने बनाया, उसका मैं ले लिया स्नैपशॉट, ठीक है। या फिर हम लोग सब कुछ डीकमीशन कर रहे हैं, कंपनी बोल रही है सब डीकमीशन कर दो, अभी क्लाइंट जा चुका है, तो बोल रहे हैं कि भाई डेटाबेस का ले लो, स्नैपशॉट लेकर रख लो, क्योंकि क्लाइंट हमारा बहुत पुराना है, हो सकता है बाद में आए तो उसका डेटा वगैरह मांगे, तो आप उसका बना के रख लो स्नैपशॉट। कभी डेटा बेस वगैरह चाहिए होगा उसको, तो हम स्नैपशॉट से दोबारा एक मशीन क्रिएट कर लेंगे या डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो स्नैपशॉट बनाना पड़ता है, ठीक है। कैसे बनाओगे स्नैपशॉट? सिंपल, डेटाबेस में जाओ, उसके अंदर जाओ, ये अंदर जाओगे तो यहाँ पे आओगे तो देखो ये बैकअप का ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे जाके बैकअप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी क्रिएटिंग स्टेट पे इंस्टेंस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। और एक्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे टेक स्नैपशॉट का ऑप्शन है, आप यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। अपने इस डेटाबेस का डेटा आप S3 में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर कोई S3 बकेट आपके पास है, कंपनी बोल रही है कि भाई डेटा यहाँ का उठा के S3 में डाल दो, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये सब सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो, और कुछ नहीं है। डेटाबेस को हम और बेहतर जान पाएंगे जब अभी हम लोग आगे ना एक करेंगे रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे एवरी सिंगल सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री के जैसे, ठीक है। उस एक प्रोजेक्ट के अंदर और भी कई सारे डेटाबेस के प्रोजेक्ट छुपे हुए होंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे समझ पाओगे डेटाबेस का एग्जैक्ट यूज़ केस होता कैसे है। अभी डेटाबेस पढ़ा है, कल कल हम लोग बात करेंगे रेडिस के बारे में। रेडिस इज़ इलास्टिक कैशे, और डेटाबेस के साथ ही रेडिस यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, तो रेडिस पे भी कल बात करेंगे, ठीक है। अभी तो डेटाबेस में इतना ही है, आप लोग इसको ही प्रैक्टिस करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रवि, नूतन और सनी, Okay. समझ में आया इतनी चीज़ें? कोई डाउट? Okay. Okay. Yes. Yes. सब कुछ क्लियर है ना? कोई मेरे समझाने में कोई दिक्कत होती है बता दो भाई। All good issue. ठीक है रवि भाई, चलो तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट और वगैरह हो तो पूछ लेना, ठीक है। Sure. ये लास्ट 2 क्लास में क्या हुआ था S3 के बाद? क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट हुआ था, और क्लाउड वॉच हुआ था, SNS हुआ था, अब S3, अब डेटाबेस हुआ है। तो खाली प्लीज वीडियो डाल देंगे लास्ट 2 क्लास की। अपलोड कर देता हूँ मैं आज। यस प्लीज। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो मैंने आज बताया डेटाबेस के बारे में, ये बहुत ही इंडस्ट्रियल बेस थ्योरी और प्रैक्टिकल था डेटाबेस का, RDS का, ठीक है। मेरी अभी AWS की सीरीज़ तो नहीं चल रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे AWS का इंडस्ट्रियल बेस्ड सीरीज़ लेके आऊँ मैं, क्योंकि 2025 में इनके कंसोल कई सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, तब मैं लेके आऊँगा अपनी सीरीज़ अगले महीने से। बट अभी आप इसको देखो, RDS को समझो। सारे डेटाबेस आप कहीं पे भी यूज़ करो, सारे डेटाबेस सेम होते हैं, ठीक है। दो तरह के डेटाबेस ही आप क्लाउड में क्रिएट करते हो, एक खुद का और एक मैनेज्ड। तो जैसे यहाँ पे RDS था, वैसे एजूर में एजूर माई सिक्वल, एजूर पोस्टग्रेसक्यूएल ऐसे होता है, ठीक है। GCP में भी उनका खुद का मैनेज सर्विस वाले डेटाबेसेस हैं। तो ये पढ़ो समझो, कोई डाउट हो तो पूछो, कमेंट करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब के, वहाँ से कॉल करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।